इससे भी 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 से ज्यादा क्वेश्चन इंटेलिजेंस से भी नहीं आते, बट पढ़ना तो है ही अगेन। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, हम सभी को पता है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। बुद्धि की जब हम बात कर रहे हैं, बुद्धि अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अलग अलग लोग बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, अलग अलग तरह से बुद्धि को देखते हैं, सब बुद्धि को समान नहीं मानते। ठीक है ना। कुछ लोग कहेंगे जिसमें लॉजिकल इंटेलिजेंस है वही लॉजिकल है ना। मैम आज लेट्स लर्न लग रही हैं, हाँ कह सकते हो आप, येलो येलो डर्टी फेलो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो बुद्धि क्या है? इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजियर से हुई थी। यानी इंटेलिजियर एक वर्ड था जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। तो इंटेलिजेंस क्या है? आप चीजों को समझते हैं, अडेप्ट करते हैं एनवायरमेंट में, रीजनिंग करते हैं, और आपकी सीखने की क्षमता ये किसमें आएगी? बुद्धि में आएगी, यानी बुद्धि के अंतर्गत आएगी। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ केवीएस पीआरटी के बैच के बारे में, जो लोग बातें कर रहे हैं, एक बार करियर लैब पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, देखिए 1500 का आई थिंक बैच है आपका टीजीटी और पीआरटी वाला, 2000 का बैच है आपका, मतलब एक बार देख लेना। टीजीटी पीजीटी जनरल पेपर है 1500 का, और जो आपका पीआरटी है कंप्लीट वो है 2000 का। इसमें 10 टीचर्स हैं, और मटेरियल से लेके नोट्स वोट्स, ऐसा नहीं है कि आप कोर्स अलग ले रहे हैं, नोट्स अलग ले रहे हैं, मॉक टेस्ट अलग ले रहे हैं, वो सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। फिर देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस शब्द की, तो इसकी उत्पत्ति इंटेलिजियर से हुई है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, ये बात हम याद रखें। यानी जो आपका आईक्यू है वो ज्यादा प्रभावित किससे है? आपके बुद्धि, आपकी हेरिडिटी से है। तो आईक्यू ऐसा नहीं होता कि आंख बंद की और आईक्यू बढ़ गया। आईक्यू बढ़ना अपने आप में ही बहुत सालों में थोड़ा बहुत अंतर आता है, बहुत बड़ा अंतर आईक्यू में नहीं आता। इंटेलिजेंस यानी हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। दूसरा, एबिलिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो, यानी क्षमताओं को आप बढ़ा सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट आईक्यू अचानक से बढ़ जाएगा, बहुत ही कम संभावना होती है और बहुत ही कम परसेंटेज में बढ़ता है ना। तो ये डायनेमिक कह सकते हैं हम इंटेलिजेंस के, ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है, एबिलिटी को आप बढ़ा सकते हैं, बट अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाएगा आईक्यू की अगर हम बात करें। ठीक। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, आपके तर्क करने की क्षमता, आपके एनवायरमेंट में अडेप्ट करने की क्षमता और आपके सीखने की क्षमता। भाई आप ठंड में हैं कहीं, तो आप ये थोड़ी देखेंगे ये जो कपड़ा है, ये जो ब्लैंकेट आपको मिला है, रजाई आपको मिली है, अगर मिल रही है, आप ठंड में एकदम ऐसे खड़े हुए थे बर्फ में और आपको कोई लाके गर्म कंबल दे दे, तो आप पहले ये देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है, इसमें से बदबू तो नहीं आ रही है, आप जान बचाएंगे वहां। तो ये आपकी अडेप्ट करने की क्षमता है कि आप जैसे माहौल में होते हैं वैसे आप अडेप्ट कर जाएं, तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे, अदरवाइज तो आप खत्म। ठीक। तो एबिलिटी टू रीजन, अडेप्ट एंड टू लर्न। गर्मियों में आप अलग तरीके से चीजें करते हैं, सर्दियों में आप अलग तरीके से चीजें करते हैं, तो यानी आप अडेप्ट करते हैं। नई जगह पे आपका ट्रांसफर होता है, आप वहां अडेप्ट करते हैं। नई जगह पे आप शिफ्ट होते हैं, वहां आप अडेप्ट करते हैं। ये कहां से आ रहा है? आपकी बुद्धि की क्षमता से आ रहा है कि आप अडेप्ट कर लेते हैं, आप चीजें सीख लेते हैं, आप चीजों में तर्क कर लेते हैं। कितना बेहतर कर लेते हैं उतनी बेहतर आपकी इंटेलिजेंस कही जाएगी। एक ये ऐसी परिभाषा है जो सब जगह चलती है। अब ये स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल है, आईक्यू की एक टेबल है। आईक्यू किसने दिया? अभी आएंगे उस पर। ठीक। आईक्यू टेबल है ये। आईक्यू बेसिकली एक स्कोर है जो आपकी बुद्धि के स्तर को मापने के लिए दिया गया, और इसमें कई सारी चीजें हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टेबल्स दी हैं, बट यहां जो बेसिक आपको याद रखना है, एक तो वो याद रखना है कि जो एवरेज आईक्यू होता है वो 90 से 110 यानी 109 के बीच होता है, औसत आईक्यू, और मोर देन 50% लोग यहीं फॉल करते हैं, यानी मोर देन 50% लोग औसत आईक्यू ही रखते हैं, 90 से 110 जिसको हम कह रहे हैं। इडियट यानी बिल्कुल ही जड़ बुद्धि जिसको हम कह रहे हैं वो है 20 से या 25 से भी कम अगर आपका आईक्यू है। ठीक। ये अलग अलग टेबल में अलग अलग मिलेगा। हम स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल पढ़ रहे हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है एक तरह से। ठीक। अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, पढ़ा तो आप सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा बुद्धि के स्तर पे आगे नहीं है, 70 से 79 तक। जो जीनियस है, गिफ्टेड है, गिफ्टेड मतलब गिफ्टेड ही है वो, फिर आपकी दुनिया के लिए ही गिफ्ट है वो एक तरह से। अगर अच्छे से उसको हम यूज कर पाए गिफ्टेड बच्चे को, तो वो रिसोर्स हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऐसे ही लोग फिर डिस्कवरीज करते हैं, ऐसे ही लोग साइंटिस्ट से लेकर के और अलग अलग क्षेत्र में कुछ बेहतर करके निकलते हैं। ठीक है। तो जिसका आईक्यू ओवर 140 है, या कई जगह पे आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 130 प्लस को भी गिफ्टेड कह देंगे।
ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। मोरॉन कहते हैं 50 से 69 वाले को, बट ये मोरॉन टाइप या इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो एस्टेट वगैरह में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है, एक तो एवरेज आईक्यू जरूर याद रखिए 90 से 110। एवरेज मतलब जितनी उम्र है और उसी हिसाब का आपका मानसिक स्तर है तो आप एवरेज कहलाएंगे। अगर उम्र से आगे हैं तो फिर आप थोड़े से सुपीरियर कहलाएंगे, अबव एवरेज कहलाएंगे। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। अगर आप आईक्यू के फॉर्मूला को देखते हैं, क्या देखते हैं, आईक्यू के फॉर्मूला को देखते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू तो दे दिया था, एक व्यक्ति हैं 1908 में ही 1912 में विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न, अगर पेपर में पहले पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, स्टर्न ने दिया है। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की बात हो, यानी जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, ये जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है, वो किसने दी, तो वो दी विलियम स्टर्न ने 1912 में। उससे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट आ चुका था। इंटेलिजेंस टेस्ट पहले आईक्यू के बेस पे नहीं होता था, आईक्यू तो बाद में डेवलप हुआ है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो आईक्यू का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूरा रिवाइज करके दिया एक व्यक्ति हैं 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लुई टर्मन। लुई टर्मन, अभी आएंगे इन पे भी, बट याद जरूर रखिए, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई लोगों को। 1916 और 1912 में विलियम स्टर्न ने ये जो संप्रत्यय है कि आईक्यू नाम की कोई चीज होती है, किसने कहा, विलियम स्टर्न ने। फॉर्मूला प्रॉपर रिवाइज करके किसने दिया, तो वो दिया एक व्यक्ति आपके लुईस टर्मन ने। ठीक, आईक्यू का फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100। मैं का मा वा कैसे भी याद रख सकते हो, मा वा मतलब MA बोले तो मानसिक आयु, वाह बोले तो वास्तविक आयु, जिसको CA बोलते हैं, आपकी बायोलॉजिकल एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आज तक की एज। इनको अपॉन में रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 से जरूर करते हैं। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ऑफलाइन पेपर्स में बहुत बार फॉर्मूला पूछा हुआ है, ऑनलाइन में अभी तक नहीं पूछा क्योंकि एक ही बार हुआ है, तो पता कुछ नहीं है, लेकिन पूछ सकता है बिल्कुल। और दूसरा इसी के अराउंड पूछ सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसकी रियल एज, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम वास्तविक आयु कहते हैं, जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जितने साल आपको धरती पे भटकते हुए हो गए उतनी आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। बायोलॉजिकल यानी उतनी ही आपकी जैविक एज है, तब से आप जीवित हैं। ठीक, तो अगर आप मान लीजिए 10 साल के हैं वास्तविक रूप से, और मेंटल एज क्या होती है, जिस लेवल पे आपका दिमाग काम करता है। हम बोलते हैं ना ये बच्चा तो अपनी उम्र से आगे सोचता है, या फिर जितनी समझ अपनी एज तक आ जानी चाहिए थी उतनी भी नहीं आई। तो अगर मेंटल एज आपकी 10 से ऊपर है, 12 साल है, तो इसका मतलब आप एवरेज से ऊपर निकल गए। ठीक, तो कई बार तो ये फॉर्मूला में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने को भी दे देता है, इजी होता है। 2 चीजें गिवन होंगी, एक चीज निकालनी होगी। तो मान लीजिए किसी बच्चे की रियल एज जो है, क्रोनोलॉजिकल CA जो है, बायोलॉजिकल एज, वो 10 वर्ष है, उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे के जितना काम करता है। तो यहाँ पे हमें सिंपल पता चल गया, जो मेंटल एज है, मानसिक आयु है, वो है 12 वर्ष, जो वास्तविक आयु उसको नीचे रखते हैं 10 वर्ष, 100 से गुणा कर देंगे, 120 IQ आ गया। और हमें पता है 90 से 110 जो है वो क्या है, एवरेज IQ है, औसत है। तो इसका मतलब औसत से तो ये बच्चा ऊपर हो गया। अगर आपकी जितनी एज है, मान लीजिए बच्चा 10 साल का है और 10 ही साल के लेवल पे उसका दिमाग चलता, तो औसत IQ निकल के आता। भाई एवरेज है आप, जितना आपकी एज है उतना ही आपका दिमाग चलता है, मानसिक आयु आपकी उतनी ही है, तो आप औसत हो गए। अगर आप जितने साल के हैं उससे ऊपर आपका दिमाग चलता है, तो आपकी जो IQ का स्कोर है वो एवरेज से ऊपर जाएगा। अगर आप जितने साल के हैं उतना भी आपका दिमाग नहीं चलता, तो आप एवरेज से भी नीचे हैं, बिलो एवरेज कहलाएंगे। फिर आप अलग अलग कैटेगरीज इसमें हैं। तो क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम द बर्थ, कि जब से आपका जन्म हुआ है, वो जितने भी साल आपको हो चुके हैं धरती पे, वो है आपकी CA। ठीक, अब कहानी शुरू होती है। इंटेलिजेंस टेस्ट पहला कब आया, तो 1905 में प्रॉपर तरीके से आ गया आपका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको पहला बुद्धि परीक्षण कहते हैं। लगभग हर परीक्षा में एक ना एक बार पूछा गया है आज तक। ठीक है जी, अगर हम करें तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन, ये इनके सहयोगी थे, थियोडोर साइमन, फ्रांस में इसको निकाला गया जो पहला टेस्ट था। तो कोई कह रहा है हिंदी के नोट्स आपने अपडेट किया, मैंने प्रिंट निकलवा लिया था पहले, बताइए क्या अपडेट किया है, मैं भी कर लूं। पीयूष, वो थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, तो एक काम कर लो, जो नए वाले नोट्स हैं उनको कंप्यूटर में या किसी चीज में खोल के और देख लो एक बार, जो जो चेंजेस हो उसको लिखते जाओ अपना। ये कौन सी बड़ी समस्या है, इतनी तो समस्या समाधान करता आप लोग हैं ही, है ना। हाँ, बहुत हद तक शरीक, बहुत हद तक। चलिए कहानी समझते हैं, इंटेलिजेंस की कहानी कैसे शुरू हुई। फ्रांस में शुरू हुई थी। कोई तो कह रहा है कि स्पीड बढ़ाओ यार अब उम्र हो गई है,
मतलब बेसिकली एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया टाइम के साथ, तो स्पीड बढ़ाने का मन नहीं करता, अब डिटेल में जाने का ही मन करता है। नहीं तो फिर क्या अंतर है, अभी कितने सारे तो अपने ही लर्नर्स हैं, उन्होंने कितने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, वो भी सिखा रहे हैं, सब अच्छी बात है, बट थोड़ा अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब 6 साल से सेशन चल रहे हैं, अब तो रिटायरमेंट में ले लेती, बट मुझे ये काम इतना पसंद है कि मैं क्या करूं, अगर ये नहीं करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन, चलो फिर भी कोशिश करते हैं, बढ़ा देंगे स्पीड, डोंट वरी। स्पीड बढ़ाने का मतलब होता है चीजें छूटेंगी फिर तो, या टू द पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगी, तो जो व्यक्ति पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके सर से ऊपर से जाएंगी चीजें, वो स्पीड बढ़ा के लास्ट में 1 दिन पहले सेशन से तो तब कर लेंगे, मतलब पेपर से 1 दिन पहले वाला या 2 दिन पहले वाला। तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने 1905 में पहला टेस्ट फ्रांस में निकाला, और इसके रीजंस अलग थे कि वहां के जो बच्चे हैं आर्मी में भेजना था कुछ लोगों को देखना था कि उनका स्तर किस लेवल का है, उसका दिमाग। और इस टाइम पे ये क्या होता था कि क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्वेश्चंस के बेस पे इंटेलिजेंस को डिसाइड करते थे, आईक्यू जैसा कुछ नहीं था, ठीक। तो इंटेलिजेंस टेस्ट पहला किसने निकाला, एल्फ्रेड बिने ने, पेपर में पूछा जा चुका है बहुत बार बहुत जगह पे। इसके बाद आता है 3 साल बाद 1908 में ये टेस्ट रिवाइज होता है, फिर 12 में भी हुआ, ये टेस्ट रिवाइज ही होता रहा आधे जीवन। तो 1908 में क्या हुआ, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आया, ये टेस्ट रिवाइज हुआ। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया, एल्फ्रेड बिने ने दिया, यानी जो आप आईक्यू के फॉर्मूला में देख रहे थे वो मेंटल एज किसने दी थी, बिने ने दी थी। क्रोनोलॉजिकल एज किसी को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो होती ही है, ठीक है ना। तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है, अगर आपसे पूछे वो किसने दिया, तो 1908 में जब ये टेस्ट रिवाइज हुआ, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बिने लिख लीजिएगा, हिंदी में नाम तो सेम ही रहने वाला है। 1912 की अगर हम बात करें तो 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, समझ गए आप। 1908 में मेंटल एज, 12 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया, और 1916 में जो फॉर्मूला है अपडेट होकर के किसके द्वारा दिया गया, जो आज हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसमें 100 लगाया गया, टर्मन के द्वारा, ठीक है जी, लुई टर्मन। क्लियर है बात, आशीर्वाद चाहिए। अरे सर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस सब कुछ बढ़िया है। फिर देखिएगा, तो ये इसमें कुछ ईयर्स हैं, 1905 पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, 1908 मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, फिर 1912 में विलियम स्टर्न ने आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी, और 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला आया टर्मन के द्वारा। ठीक है जी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 4 बातें थी जो हमने यहाँ डिस्कस की। अब बात आती है, इसमें आप फंस सकते हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कौन से वाला, बुद्धि और रचनात्मकता का। ठीक, तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, रचनात्मकता क्या है, कुछ नया, कुछ नोवल, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग करने की क्षमता। सब में नहीं होती है ना, सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। तो उसी तरह से क्रिएटिविटी भी मतलब होती है, बट अलग अलग स्तर की होती है। ठीक है, केवीएस बैच बता चुकी हूँ मैं, एडमिशन आज से स्टार्ट हो चुके हैं, और एक बार करियर वाले ऐप पर जाकर के देख लो यार, अभी फोकस कर लो पढ़ने पे, है ना। अगर हम बात करें तो नोवल, कुछ नया, कुछ नवीन करने की क्षमता क्रिएटिविटी कहते हैं। हम आउट ऑफ द बॉक्स करना, कुछ हटके करना, आउट ऑफ द लीग करना। ठीक है, लेट्स लर्न आप उसका उदाहरण कह सकते हैं। सीटेट की पूरी दुनिया ही बदल गई। लोग कोचिंग्स में फीस देते थे, ऑफलाइन जा जाके 20-20 हजार में सीटेट पढ़ते थे। लोगों के पास लोग नहीं बचे जो कोचिंग में आके 2 रुपए दे दें आज की डेट में सीटेट के नाम पे, है ना। तो खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की यानी बुद्धि की, तो आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी सीखने की, तर्क करने की, अडेप्ट करने की क्षमता है, उसका क्रिएटिविटी से क्या नाता है, या आईक्यू का क्रिएटिविटी से क्या नाता है। पहला पॉइंट है, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। पहली बात तो ये कि जो बुद्धि और रचनात्मकता का रिश्ता है वो पॉजिटिव माना जाता है, सकारात्मक माना जाता है, कि अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ बुद्धि आपके पास है, अगर बुद्धि ठीक ठाक स्तर की है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्रिएटिविटी को, है ना। मतलब कि मनीषा, बुद्धि की जब हम बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ आईक्यू तो चाहिए ही होता है ना। एवरेज भी अगर आपके पास बुद्धि है तो वो भी मदद ही करेगी। तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी ऐसा नहीं कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, पॉजिटिवली प्रभावित करते हैं। पॉजिटिवली मतलब अगर बुद्धि का स्तर अच्छा है तो क्रिएटिविटी भी बेहतर तरीके से डेवलप हो सकती है। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि बुद्धि का स्तर अगर अच्छा है तो क्रिएटिविटी भी अच्छी ही होगी, जरूरी नहीं है, है ना। जरूरी नहीं है जिसका आईक्यू हाई है वो क्रिएटिव होगा ही होगा, बट अगर आईक्यू हाई है तो इससे फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं है। इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव है। 50% मार्क्स निशा राजपूत चाहिए केवीएस में,
टर्मन इन दी 1920s, चाहे वो 10th हो 12th के बाद ही में उन्होंने बात की हुई है, 10th के बारे में तो नहीं। टर्मन ने 1920 के अराउंड पाया, ये वही टर्मन है जो आईक्यू की बात कर रहे थे, कि दैट द पर्सन्स विद हाई आईक्यू, जिनका आईक्यू ज्यादा था, जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव थे ही थे, यानी आईक्यू का ज्यादा होना क्रिएटिविटी का कोई सूचक नहीं है, लेकिन अगर आईक्यू ज्यादा है तो उससे नुकसान भी कुछ नहीं है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर व्यक्ति जिसका आईक्यू ज्यादा है वो क्रिएटिव होगा ही होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ बुद्धि आपको चाहिए होती है क्रिएटिविटी के लिए। अगर आप बिल्कुल जड़ बुद्धि हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि क्रिएटिविटी काम कर पाए। जड़ बुद्धि तो खैर अपना भी ध्यान नहीं रख पाता, वो अपने आप में अलग टॉपिक है, सीटेट में उतना आपको जानना नहीं होता, कभी पूछेगा भी नहीं आपसे, देखिएगा। अर्थात हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो आवश्यक नहीं है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ बात।